Hello friends, welcome to my channel. This is ऋषिका स्कूल. सो आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 10th चैप्टर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और एक नए तरीके से देखते हैं कैसे हम एक पीपीटी के थ्रू पूरा चैप्टर जैसे एनसीईआरटी बेस है वैसा का वैसा हम पढ़ने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले कोट है जॉर्ज वॉशिंगटन का. तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा है. जॉर्ज वॉशिंगटन कहते हैं एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन. मतलब एग्रीकल्चर जो एक इंसान का सबसे अच्छा, सबसे यूजफुल और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार है. तो ये किसने कहा है? जॉर्ज वॉशिंगटन ने. इसके अलावा देखते हैं एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी, मतलब इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो कैसे है, क्या हम उसके बारे में जानते हैं? क्या बेसिक फैक्ट क्या है एग्रीकल्चर के बारे में? इंडिया, जैसे आप सभी को पता है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट कंट्री. तो इम्पोर्टेंट कंट्री है एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया. दूसरी बात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर से ही हम वो सारा खाना जो हम खाते हैं वो कहाँ से पैदा होता है? एग्रीकल्चर से. उसके अलावा तीसरा फैक्ट कहता है एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. जो जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से पैदा होता है? एग्रीकल्चर से. तो ये चीज़ देखने वाली है. चलिए जानते हैं कि करके. इसके अलावा किसी ने पूछा है क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें? देखिए ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ. सबसे पहला, इंडिया इज द सेकंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट नेक्स्ट टू चाइना. चाइना के बाद अगर फसलें पैदा करने वाला कोई देश दूसरे नंबर पे है वो है इंडिया. 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडिया इज अंडर कल्टिवेटेड. मतलब हम बात करें जैसे स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, ये इस तरह का एक एरिया जो है स्क्वायर कहलाता है. जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का एरिया जिसकी चारों जो है आर्म्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. तो 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर राइट, देन लेफ्ट, देन डाउन, देन हॉरिजॉन्टल. तो इस तरह का जो स्क्वायर बनता है, इस तरह का जो एरिया है वो क्या है बच्चे? तो इतना कल्टीवेटेड है, मतलब उसको उसके ऊपर एग्रीकल्चर करी जा रही, जुताई होती है, जोत, जैसे ये बैल के साथ आपको एक किसान फार्मर यहाँ पे शो हो रहा है इन दिस पिक्चर. सो आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर इज इंडियाज बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ 5.1% ऑफ टोटल वर्कफोर्स. तो जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनमें एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रहा है जी? तो 52.1% लोगों को काम दे रहा है एग्रीकल्चर. तो ये चीज़ है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. सो नाउ टाइप ऑफ फार्मिंग. तो इंडिया, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री है, तो इसमें टाइप ऑफ फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर जो है उसके कितने टाइप हैं, कितने उसके प्रकार हैं. तो देखते हैं. अब इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि आज ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है, हज़ारों सालों से खेती होती आ रही है. सबसे पहले जो आप जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़, कोल्डिया, वही एंशियंट साइट्स होती थी एग्रीकल्चर की, जहाँ पे हमें चावल के, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी जाएंगे तो आपको गेहूँ, चावल, जौ, सॉरी गेहूँ नहीं, जौ और चावल के आपको एविडेंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो स्टार्टिंग करते हैं. Over years, cultivation method in India have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment. तो ये चीज़ देखने वाली है सबसे पहली. तो क्या कहते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर जो इसकी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ द सोशियो कल्चर प्रैक्टिस. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आया वैसे ही इसमें और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया, तो वैसे ही एग्रीकल्चर में भी चेंज
आया है। सो फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। और जो है बच्चे, ये फार्मिंग जो है वेरी करी है सब्सिस्टेंस यानी कि निर्वाहन से, कि इंसान पहले खुद के लिए कमाता था, सॉरी खुद के लिए क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर प्रोडक्शन कर रहा है, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये कमर्शियल फार्मिंग की तरफ, जैसे स्टार्टिंग में अगर गेहूँ आपने लगाया है तो वीट जो प्रोड्यूस किया है आपने, तो क्या आपके लिए फैमिली के लिए आप उसको क्या कर दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन आज क्या देखते हैं आप, उसको ग्रेन मार्केट्स में भी लेके जाते हैं, मंडियों में भी आप गेहूं को लेके जा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसेस। सो नंबर 1 क्या है आपका, ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब आदिम निर्वाहन कृषि, जो आदि मानव की तरह होती थी कि अपना खुद का खाना पूरा करने के लिए वो करता है। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, ये ज़मीन का एक छोटा एरिया होता है लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करें। जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में स्पेशल ये होता है कि 2-4 एकड़ ज़मीन जिसके पास होती है तो उसमें कई कई फसलें भी वो ले लेता है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग की तरफ देखते हैं। कमर्शियल फार्मिंग कहती है कि जब हम, आपने देखा हो शुगर केन क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग का एक बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। शुगर केन, कॉटन, इंडिगो, ये सब कमर्शियल फार्मिंग है, जिसे कैश क्रॉप्स आती है, नकदी फसलें आती है, वो चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इन इंडिया, कुछ और टर्म्स आई हैं आपके सामने। तो जो जैसा आप एनसीईआरटी में भी देख पा रहे होंगे अगर आपके पास अवेलेबल है, तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के जो नेम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे स्लैश एंड बर्न, मतलब जलाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे ज़मीन को साफ़ की जाती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जैसे, उसमें क्या कहा जाता है, मणिपुर में इसको झूमिंग, छत्तीसगढ़ दीपा, अंडमान दीपा, एमपी दहिया या बेवार, आंध्रा पोडू या पेंडा, उड़ीसा कोमनिया भृंगा, वेस्टर्न घाट कुमारी, राजस्थान वालरे या वालत्रे, हिमालयन बेल्ट में क्या कहते हैं, खिल, खील नहीं है खिल, झारखंड कुरुआ। तो इस तरह से, और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जैसे वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला कोनुका, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका मिल्पा, सेंट्रल अफ्रीका मसोले, इंडोनेशिया लाडांग और वियतनाम रे। तो ये आपसे कभी एमसीक्यू भी पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको झूमिंग कहते हैं, दीपा कहते हैं, पामलो कहते हैं या कुमारी कहते हैं। तो आप क्या आंसर करेंगे, तो जैसा यहाँ पे चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसका क्या नाम है, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहले आता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा है, ये सब क्या चीज़ें हैं बच्चे, ये अलग अलग नाम है वर्ल्ड लेवल पे किसके, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये वाले हैं। चलिए, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग जो है प्रैक्टिस करी जाती है एरिया में हाई पॉपुलेशन या हाई पॉपुलेशन डेंस एरिया होता है उसके ऊपर। और इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इस तरह के एरिया में बहुत ज़्यादा इंडिया में की जाती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन को पूरा का पूरा जो फूड या फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डाला जाता है। जैसे बायोकेमिकल आपने देखा, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये बहुत ज़्यादा जिंक सल्फेट एग्रीकल्चर में के लिए यूज किया जाता है। फिर ज़्यादा इरिगेशन भी होता है, क्योंकि जितना आप उसमें केमिकल डालते हैं उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती होती है, इसलिए उसको, ताकि हायर प्रोडक्शन को हम ऑब्टेन कर सकें, ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं, तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो डिवीजन ऑफ द लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़
rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agriculture land. जैसे हमने बात करी है कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशल ज़्यादा किया जाता है इस तरह का एग्रीकल्चर, तो इसमें मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीनें जिनके पास होती हैं, वो क्या उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन जो है उनके पास नहीं होता, रोजगार एम्प्लॉयमेंट दूसरा नहीं है उनके पास, तो क्या कर रहे हैं वो कम ज़मीन के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए क्यों लेते हैं ऐसा आउटपुट वो? बिकॉज एब्सेंस और लैक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये 1 मिनट, ये जो चीज़ है, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ ये वाला अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इसकी वजह से ऐसा करते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। सो कमर्शियल फार्मिंग, नाउ द टर्न ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, हम कह सकते हैं कि इस तरह की फार्मिंग का कमर्शियल, आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्लांट हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हज़ारों एकड़ के होते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चे, तो इनमें होता ही है कि इस तरह की जो फार्मिंग होती है, हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे की जाती हैं। ये अब ये करते क्यों हैं? आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ये जो कमर्शलाइजेशन का जो पैमाना है ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, या कुछ और फिजिकल ज्योग्राफिकल जो है वहाँ पे रीजन्स भी इसके पीछे होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। अब हरियाणा और पंजाब में जो चावल है वो क्या है बच्चे, वो एक कमर्शियल क्रॉप है, उनको इतना खाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में बेचना है, और मार्केट में उसको बेचेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे। लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे क्या है बच्चे, ये इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, ये सिर्फ एक निर्वाहन खेती है, उनको घर के लिए चावल चाहिए, उनको मार्केट से कोई नथिंग गिव एंड टेक विद द मार्केट, उनको ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन। देखो, प्राइमेटिव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्लांटेशन भी इसका एक टाइप होता है। हालांकि प्लांटेशन जो है एक टाइप है किसका, कमर्शियल फार्मिंग का, क्योंकि प्लांटेशन जो है किसका टाइप माना जाता है बच्चे, कमर्शियल फार्मिंग का। आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सो इट इज़ द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ large area, population has an interface of agriculture and industry। अब ये लार्ज एरिया पे एक जैसे क्या होती है, क्रॉप प्रोड्यूस करी जाती है, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो प्लांटेशन है, यूज कैपिटल intensive input with the help of migrant laborer, all the produce is used as raw material in respective industries। और यहाँ पे देखो बात क्या है, जो ये प्लांटेशन है इसके लिए मेजर जो ज़रूरत पड़ती है वो कैपिटल की पड़ती है। क्यों? कैपिटल इसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे टी, कॉफ़ी, इनके हज़ारों हज़ारों एकड़ में प्लांट्स लगे होते हैं, लेकिन अब इतना बड़े लेवल पे प्लांट्स होंगे तो उनके लिए मैन फोर्स भी चाहिए, मतलब लेबर भी चाहिए, ह्यूमन पावर चाहिए। तो वो कहाँ से मिलती है, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं। माइग्रेंट्स मतलब, अब जैसे आप देख लीजिए उड़ीसा का लेबर कहाँ चला जा रहा है, असम जा रहा है, किस लिए, ताकि वो वहाँ पे प्लांटेशंस में काम कर सके, उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो टी प्लांटेशन अगर हम बात करें तो टी प्लांटेशन इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन इन साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, रबर प्लांटेशन इन केरला, बम्बू यानी कि जो बांस होते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये बांस, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहे हैं बच्चे, एक सेकंड, हाँ, बम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट्सेट्रा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे बम्बू प्लांटेशन किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको माइंड में लेके चलनी है कि किस एरिया में किस तरह की फार्मिंग या किस तरह का प्लांटेशन
मैटर करता है। तो ये चीज़ है, सिंस द प्रोडक्शन ऑफ द मेनली फॉर मार्केट एज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये वाला, ठीक है ना, एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट इज प्रेजेंट। अब ये भी चीज़ मैटर करती है कि जो प्रोडक्शन होता है किसके लिए होता है, प्लांटेशंस में मार्केट के लिए होता है। और ये मार्केट के लिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। अब देखो टी इंडस्ट्रीज है, तो टी ऐसा तो है ना कि जो आपकी चाय के जो लीफ होते हैं, टी की जो पत्तियां होती हैं, वो डायरेक्ट हम चाय में डालते हैं, नहीं, वो प्रोसेस्ड होती है, उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड होके इंडस्ट्रीज से हमारे घरों तक क्या है डिलीवर करी जाती हैं। तो ये चीज़ होती है, बेसिकली मार्केट के लिए होता है। सो a well-developed network of transport and communication connecting the plantation area processing industry and market is present। तो मार्केट में जो है हमें मिलती है, वो कैसे मिलती है बच्चे, वो प्रोसेस होती है इंडस्ट्रीज से, कहाँ से, प्लांटेशन से फैक्ट्री जाती है, फैक्ट्री से मार्केट आती है, मार्केट से फिर डायरेक्ट कस्टमर के घर तक आ रही हैं, ये चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये तो हमने देखा अभी तक कि कितने टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं। हमने देखा प्राइमेटिव जिसमें आदि मानव टाइप की चीज़ें होती थी, बेसिक टूल्स होते थे, तो उसके होए यानी कुदाल है जो आपका, उस तरह के स्पेड फावड़ा, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद इंटेंसिव आया तो कमी, लैंड प्रेशर ज़्यादा होता है, लैंड कम होती है और उसके ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा फार्म, जो आपका कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा बच्चे, कमर्शियल फार्मिंग में हमने पढ़ा कि जो चीज़ें डायरेक्ट मार्केट या मनी अर्निंग के प्रोसेस से करी जा रही हैं, प्रोडक्शन किया जा रहा है जिन क्रॉप्स का, उनको कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, जैसे शुगर केन, राइस इन हरियाणा एंड पंजाब। और इसके अलावा हमने अलग से प्लांटेशन भी देखा था कि प्लांटेशन जो है किस एरिया में किन चीज़ों का प्लांटेशन किया गया है। सो अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पैटर्न यानी कि फसलों का जो प्रतिरूप है, किस कब कब कौन कौन सी फसलें लगाई जा रही हैं, वो कौन कौन सी हैं देखती हैं। नंबर 1 रबी, कौन सी फसल है बच्चे, रबी की फसल है ये वाली। नंबर 2 खरीफ। रबी कौन सी होती है जो बच्चे, आप सिंपल समझे, जो विंटर की स्टार्टिंग में लगाई जाती हैं और जो समर होती हैं उसकी जो है समर के अपकमिंग समर में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही काट ली जाती हैं। बेस आगे बढ़ एक एक करके जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इनके सीजन का भी आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा। सेकंड है खरीफ। खरीफ मतलब अब रबी को हम बेसिकली गेहूं की फसल के साथ क्या करते हैं, इसको इसका आइडिया लगाते हैं कि ये गेहूं के साथ साथ जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना, वीट के साथ। खरीफ चावल के साथ जीरी, जिसको हरियाणा और पंजाब में जीरी या पैडी भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके अलावा जायद। जायद क्या होता है, बेसिकली जायद को आप सिंपल वर्ड्स में समझें कि आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से विच इज टाइप और फॉर्म ऑफ जायद क्रॉप्स, तो आप ये कह सकते हो सीधे कि जितने भी जो बेल होती है, जितने भी क्रेडल्स होती हैं, वो सारी ही जायद होती हैं, राइट। बेसिक वैसे तो इसको ये माना जाता है कि रबी एंड खरीफ के बीच का जो सीजन में जो फसलें, जो क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है वो जायद है। बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप ये मान लीजिए वन वर्ड्स में कि जो चीज़ें कब लगाई जा रही हैं बच्चे, बेलों के ऊपर लगाई जा रही हैं, क्रेडल्स के ऊपर लगाई जा रही हैं, तो वो सारी ही सारी क्या होती हैं, जायद क्रॉप्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, रबी क्रॉप्स। तो वन बाय वन देखो, रबी के आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीट, मस्टर्ड, वीट गेहूँ, मस्टर्ड सरसों, पीस, ये आपका मटर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन करके चीज़ों को क्या रहती है, कब इसका जो है प्लांटिंग सीजन होता है, कब इसको हार्वेस्ट की जाती है। शोइंग सीजन क्या है, शोन इन विंटर। नंबर 1 देखिए, शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये कब लगाई जाती है, आपसे डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्रॉप क्या है बच्चे, रबी का अक्टूबर से दिसंबर तक लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको काटा कब जाता है, यानी कि हार्वेस्टिंग कब होती है इसकी, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। आगे होता है इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं इसकी, तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इसकी बच्चे, ये देखिए
बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, वीट, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। स्टेट कौन कौन से हैं? तो स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में आप ये देख पाएंगे बच्चे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर मेन रबी क्रॉप मेनली वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये भी पूछ लेता आपसे जब मैप वर्क हम करेंगे इसका, तो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट या रबी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? यूपी, हरियाणा, पंजाब। यूपी इसमें लास्ट में दिया रखा है। ये चीज़ें, ये सारे के सारे इसके स्टेट्स हैं जहाँ पे ये क्रॉप्स प्रोडक्शन करी जाती हैं। उसके बाद देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation during winter month due to western temperate cyclone help in the success of this crop। और देखो क्या होता है विंटर के टाइम पे जो वेस्टर्न टेम्परेट जोन है, यानी कि जो उधर से ठंडी हवाएं आती हैं इंडिया में, ठीक है, वो बड़ी हेल्प करती हैं इनको सक्सेस होने में, यानी कि इनको अच्छे से ग्रो होने में। उसके बाद कहता है बच्चे कि द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान है, कुछ पार्ट हरियाणा, पंजाब सारा का सारा, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि हरियाणा के साथ हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, इनसे लगता हुआ जो उत्तर प्रदेश है यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, शामली, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये जो एरिया है यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सक्सेस हुआ था। मतलब उसमें वीट और राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था और इस एरिया में वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से जो है सक्सेस रहा था। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर है रबी की क्रॉप को ग्रोथ होने में। तो ये आपसे पूछें कि फैक्टर क्या होते हैं, तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा टेम्परेट साइक्लोन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, खरीफ क्रॉप। तो अब देखिए खरीफ क्रॉप के बारे में बात करेंगे। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, कब सबसे कोई भी आप क्रॉप देखो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उसका शोइंग सीजन कब लगाई जाती है, हार्वेस्टिंग सीजन कब काटी जा रही है, इम्पोर्टेंट क्रॉप कौन सी है, उसके अलावा इम्पोर्टेंट एरिया कौन से हैं ये देखना है। उसके अलावा आपने क्या देखना है कि आजकल वो जो है कहाँ पे उसके बारे में कुछ स्पेशल बात क्या कही गई है। तो नंबर 1 देखो बच्चे, शोइंग सीजन क्या है इसका, onset of monsoon different parts of the content harvested in सितंबर टू अक्टूबर। भाई अब आपसे पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप है कब शो करी जाती है, कब बोई जाती हैं, तो बोने का सीजन टाइम क्या है इनका, तो वो टाइम रहेगा इनका ऑनसेट ऑफ मॉनसून। और हार्वेस्टेड यानी कि काटी कब जाती हैं, तो सितंबर टू अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी है देखो, पैडी, जीरी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफलियाँ, सोयाबीन, सोयाबीन खाते हैं ना सब। तो ये सारी की सारी फसलें बेटा जो खरीफ क्रॉप्स में कंसिडर की जाती हैं। आगे देखते हैं, सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप राइस, ये देख लीजिए, बाजरा, पैडी यानी कि राइस, जीरी भी कहते हैं आप इसको, और ये आपका भुट्टा, मेज। देखो बात को समझो, कौन कौन से एरिया है, मैंने पहले आपको बताया 3 चीज़ आपने ध्यान रखनी, चाहे रबी है, चाहे क्रॉप है, चाहे जायद है। कौन कौन से जो आपका ये कब शो करे जाती हैं, तो ये वाला। दूसरा इम्पोर्टेंट फसल कौन सी है, ये वाली। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसके एरिया कौन कौन से, फिर ये देखते हैं। तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का जो बे ऑफ बंगाल के साइड जो है एरिया पड़ता है। उसके बाद यानी कि पानी के साथ लगता एरिया, तो आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पार्टिकुलर इन कोंकण कोस्ट अलोंग विद द उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ जो है महाराष्ट्र का जो कोंकणी लैंग्वेज इस तरफ है, गोवा, मराठवाड़ वाला एरिया है, वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है यानी कि खरीफ क्रॉप प्रोड्यूस करी जा रही है। रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। अब देखो हमने बात करी थी ना कि पैडी जो है वो हरियाणा और पंजाब में क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गया, क्योंकि इसके पैसे अच्छे मिलते हैं और एमएसपी पे भी ये अच्छे से सेल किया जाता है।
इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, ये वाला, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। आपसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, देखो ये वाला आपसे पूछा जाता है कि इनके नाम क्या है। अब इनमें से कौन सा एक नाम पैडी का नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। ओस, अमन और बोरो। तो ये 3 नाम है वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में, किसके? पैडी के, यानी कि चावल के, जीरे के। ठीक है जी। तो ये इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जायद क्रॉप्स। जायद सीजन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वो सीजन है जो गेहूं और चावल, जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि खरीफ और रबी के बीच का जो सीजन है वो, मतलब जायद सीजन इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी और खरीफ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। गर्मियों का जो महीना होता है ना, जैसे हमने देखा कि रबी जो है वो कब काटी जाती है? अप्रैल टू जून, तो गर्मी की स्टार्टिंग होती है ना। और ये जो आपका ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी कि जुलाई अगस्त के टाइम पे ये प्लांटेशन होता है खरीफ की क्रॉप का। तो ये जो एरिया टाइम है, इस टाइम पे क्या लगाया जाता है? इसके बीच में जायद की फसल लगाई जाती है। जैसे अभी जो है गेहूं अभी कटा है, तो खेतों में आप देख सकते हो कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से देखने को मिलेंगी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स, यानी कि खाने वाली जो फसलें हैं, सब्जियां होगी आपकी, खीरे हैं, मस्क मेलन है और आपका वाटरमेलन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लगाई जाती हैं जायद क्रॉप्स में। जायद क्रॉप्स आई थिंक कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेजर क्रॉप कौन कौन सी है इंडिया में? अब देखो एनसीईआरटी में नेक्स्ट आपका जो पोर्शन मिलेगा इसके बाद, वो है आपका मेजर क्रॉप्स का। अगेन प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, अब इनको भी देखो कैसे यहाँ पे क्या है बच्चे। एक सेकेंड में इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। शिट, नहीं हो नहीं पा रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए, इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स। अब आपसे ये भी देखो, छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है एसएसटी में, जो आपकी मार्क्स कटते हैं ना, वो आपके रिटर्न में मार्क्स नहीं कटते हैं। आप लिख बहुत अच्छे जाते हो, क्योंकि कंसेप्ट आपके टीचर्स अच्छे क्लियर करवाते हैं, और फिर हमारा चैनल तो है इसके लिए। बट उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखिएगा कि जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें जिसे एमसीक्यू बनती है, अब पूछ ले इंडिया प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स, तो कितनी मेजर क्रॉप्स है जो है इंडिया में प्रोड्यूस करी जा रही हैं? तो 51, 50, 51, 52, 54, ऐसे आपसे एमसीक्यू में आएगा, तो आपको 51 पे क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चे, ये रहा 51। चलिए आगे देखो, अब ये क्या कह रहा है बच्चे कि अ वैरायटी ऑफ फूड, a variety of food and non-food crop are grown in different part of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices। अब इंडिया में देखो क्या होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग फसलें प्रोड्यूस करी जा रही हैं, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ पे वेरिएशंस क्या है बच्चे, ज़मीन किस तरह की है, सैंडी सोइल है, एरिडिक सोइल है, या फिर वहाँ पे लेटराइट सोइल है, ठीक है ना, या ब्लैक सोइल है। तो क्लाइमेट वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है ना। तो ये भी मैटर करता है। कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कैसी है, मॉडर्न टेक्निकल चीज़ें, ट्रैक्टर या दूसरी जो चीज़ें, थ्रेसर, वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, या फिर आज भी वहाँ पे प्राइवेट मेथड जैसे बैलों से खेती करते हैं। तो ऐसा तो चीज़ें अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस तरह की और कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स, तो फूड यानी कि जो खाने वाली फसलें, नॉन फूड जो खाने वाली नहीं होती, जो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन कर जाते हैं, जिनको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली। ये भाई फ़ोन
हम्म, हम्म, तो ये चीज़, ये वाला एक, फिर ये वाला, और उसके अलावा ग्रेन्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं इनको। तो मेजर जो क्रॉप्स हैं, सबसे पहले देखते हैं मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। राइस, चावल बहुत खाते हैं भाई हम, है ना, सुबह दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल। वीट, बहुत अलग अलग टाइप की चपातियाँ हमारे यहाँ पे खाई जाती हैं, है ना, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी। तो ये है मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस, दालें, और मेज, भुट्टा। अभी भुट्टा बड़ा चला है ना, उस पर नमक और नींबू लगा के खिलाया जाता है आप लोगों को। तो ये कुछ क्या होती हैं, ग्रेन्स हैं जिसमें अनाज होता है, अनाज वाली फसलें हैं ये मेजर जो प्रोडक्शन करा जाता है। उसके अलावा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, ये भी फूड क्रॉप्स हैं। कौन सी बच्चे, दीज वन। तो ये भी क्या होती हैं, फूड क्रॉप्स होती हैं, लेकिन अदर देन ग्रेन। तो ग्रेन के अलावा ये फूड क्रॉप है, कौन कौन सी हैं, अब देखो वन बाय वन। शुगर केन, हम शुगर केन को वैसे तो गन्ना भी खा लेते हैं, बट इसके अलावा इसका हम क्या होता है, जैगरी, गुड़ बनता है ना। और क्या होता है इसका, और देखो चीनी, है ना, शुगर, वो भी कहाँ से आती है, शुगर केन से आती है, प्रोसेस्ड होके। तो वो है तो खाने का फूड क्रॉप है, बट ग्रेन नहीं है। ऑयल सीड, उसके अलावा क्या है बच्चे, ऑयल सीड, सोयाबीन का ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, ये आपको दिख रहा है। उसके अलावा टी, ये भी फूड है, फूड ग्रुप है, बट ये खाया नहीं जाता है, इसको हम ड्रिंक करते हैं किसके साथ, आपको पता ही है चाय कैसे बनती है। चलिए फिर कॉफ़ी, सेम एज वेल चाय, एज वेल टी। सो हर्टिकल्चर क्रॉप्स, हर्टिकल्चर मतलब बागबानी फसलें होती हैं जिसमें आपके फ्रूट्स आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक क्लियर आपको। तो ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, ग्रेन में भी चीज़ें जो हम डायरेक्ट खाते हैं, रोटी बना करके, खाना बना करके, और दूसरी चीज़ जो होते हैं फूड क्रॉप्स यानी कि अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स मतलब हम खाते हैं उनको, लेकिन फूड की मतलब ग्रेन की तरह नहीं खाते हैं, फूड में ही उसका क्या होता है, मिक्स होती हैं वो अलग अलग तरह से। जैसे ऑयल सीड है, अब खाना बनेगा तो उसके लिए सर तेल भी चाहिए ना, चाहे सरसों का लगाओ आप, चाहे आप सर मस्टर्ड ऑयल यूज करो, चाहे आप जो है उसका कौन सा होता है वो, हाँ सोया, सोया जो सोयाबीन का ऑयल होता है वो मर्जी आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। खैर, जब आप बनाइएगा तो हमें भी खिलाइएगा। नेक्स्ट देखो, नॉन फूड क्रॉप्स क्या है बच्चे, नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आता है, सबसे पहले आपका रबर। तो रबर क्या है, नॉन फूड क्रॉप है ना, ये क्रॉप ही है, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते ना। हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो बाइक के टायर होते हैं, गाड़ियों के जो टायर होते हैं, वो रबर से बनते हैं। फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें, जूट इसमें आता है आपका, कॉटन हो गया, कपड़ा बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी ये क्या होते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं बेसिकली, जो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही हैं। क्लियर हो गया आपको मेजर क्रॉप्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइस। अब ये आपको इस चैप्टर में राइस, वीट, इनके स्पेशल पोर्शंस देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, आपको मैं एक बात बताता हूँ आउट ऑफ द सिलेबस, कि अगर दुनिया में, ये नेशनल टीवी पे आया एक बार, कि अगर दुनिया में सारी की सारी चीज़ें खाने की ख़त्म हो जाए, तब भी दुनिया 3 चीज़ों पे सर्वाइव कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीट, सेकंड राइस, और थर्ड पोटैटो। इन 3 चीज़ों के ऊपर पूरी दुनिया क्या कर सकती है बच्चे, सर्वाइव कर सकती है। तो चलिए अब राइस के बारे में पढ़ते हैं, राइस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप इन अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो इंडिया में जितने मेजोरिटी के लोग हैं उसमें स्टेपल फूड है, यानी कि उनका प्रमुख भोजन जिसको आप कहते हो, वो क्या है, इनका चावल है। ये रहा भैया आपका प्रमुख भोजन चावल, खाओगे तो रखोगे याद, डबल चाबी। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, हमारे एरिया में खाते हैं लोग। चलिए उसके अलावा जो है आपका सेकेंड चीज, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चावल जो है इंडिया में कौन से नंबर पे होता है, सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया बच्चे फिर, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया आपका चाइना। उसके बाद
और देखो खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अब ये जो है कितना टेम्परेचर चाहिए या करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जो चीज़ें हैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइस है, राइस के लिए इसके ऊपर आपसे नोट पूछ लिया जाता है कि नोट लिखिए चावल की फसल के ऊपर, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द राइस प्रोडक्शन, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखा आप उसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो अभी आपका फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए, अबोव देन 25 डिग्री सेल्सियस, एंड हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता यानी कि गर्मी हो लेकिन उस मौसम में हवा में नमी भी हो, जैसे बारिशों में होती है ना, गर्मी तो बहुत होती है लेकिन बारिश भी होती है। एंड विद एनुअल रेनफॉल ऑफ अबोव 100, तो रेनफॉल कितनी चाहिए भाई इसको, इसको बारिश चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब कहाँ देखो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो रही है ये, ग्रोन इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, यानी कि आपको सेवन सिस्टर स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे, कोस्टल एरियाज और डेल्टाइक रीजन्स। कोस्टल एरिया मतलब जो आप पेनिनसुलर एरिया देखते हैं ना साउथ इंडिया का, तो जिस तरफ से समुद्र उनके साथ कनेक्ट हो रहा है, ओशियन जो है आपका इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, वो जहाँ से टच कर रहा है वो सारा का सारा एरिया कोस्टल एरिया होता है। तो वहाँ पे भी होता है डेल्टाइक रीजन, जहाँ पे वेस्ट बंगाल स्पेशल सुंदरबन डेल्टा बनता है ना, तो चावल बहुत होता है इस साइड। तो ये चीज़ है। डेवलपमेंट, आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, किस चीज़ का, कैनाल इरिगेशन, नहरें होनी चाहिए वहाँ पे, एंड ट्यूबवेल्स, जो आपकी आजकल सबमर्सिबल मोटर्स आ रखी हैं ना, जो ज़मीन के नीचे पानी में रखी जा रही हैं, तो वो होनी चाहिए। हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये जो चीज़ें, या तो आपके वहाँ पे नहरें हों तो कि आपको सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट जो है वाटर सप्लाई हो सके, क्योंकि अगर उस एरिया में अच्छी रेनफॉल नहीं होती, जैसे पंजाब हरियाणा में इतनी बारिश नहीं होती है, 40 mm के आसपास होती है एनुअल, लेकिन 40 सीएम के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्यूबवेल्स हैं, नहरें हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन अच्छा हो जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। राइज देखिए मैप, अब इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है इंडिया में। तो वैसे बहुत रेयर आता है इसका मैप, लेकिन फिर भी कि आ जाए तो हमें पता हो एटलीस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर और माइनर एरिया कौन से राइस प्रोडक्शन के, किसमें, इन इंडिया। देखो वन बाय वन चलते हैं। तो मेजर एरिया पकड़ते हैं पहले। मेजर एरिया, मेजर कहाँ पे, जहाँ पे डार्क ग्रीन थोड़ा दिख रहा है आपको, ये देखो जी, बिहार मिला, यूपी का कुछ हिस्सा है इधर, वेस्ट बंगाल सारा, असम, ठीक है ना, उड़ीसा, ये कोस्टल एरिया जो इसकी हम बात करते हैं, ये सारा का सारा है ना, जहाँ पे जितने स्टेट हैं यहाँ पे ये, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला में भी है, ये माइनर है। तो ये चीज़ें, और देखो ये जो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एमपी का कुछ एरिया यहाँ पे मेजर है। अब माइनर कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, और ये इधर का देखो, ये भी कोस्टल एरिया है ना, गुजरात वाला सारा, ये कोस्टल एरिया यहाँ पे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कोंकण एरिया में बात करी थी हमने, तो ये रहा, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटका, ये वाला एरिया, नीचे केरल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीट, अब चावल देखो भाई, चावल कौन कौन खाता है, सबके घर में रोटियां बनती है ना, वो जो रोटियां बनती है आपके घर में वो इसी गेहूं की बनती है। चावल बोल दिया मैंने। तो ये जो है गेहूं है, देखो कंबाइन खड़ी है पीछे, चल रही है ना, अभी हमारे खेतों में भी कंबाइन चली है पिछले 15 दिनों पहले। देखो आगे वीट के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। अब सेम वैसा क्वेश्चन जैसा पैडी का आता है या राइस का आता है कि कौन कौन सी चीज़ें, क्लाइमेटिक फैक्टर चाहिए, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें, कितने रेनफॉल चाहिए, मेजर एरिया। अब जब भी वीट और राइस का क्वेश्चन आए तो स्पेशल 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, सॉरी 4 में तो नहीं आता, 3 और 5 का आता है। तो आपने क्या क्या देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप यानी कि खाने की एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। दूसरा मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न
पार्ट ऑफ द कंट्री। ये देखो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये आपका नॉर्थ और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। नॉर्थ में भी है लेकिन वेस्टर्न में भी है, क्लियर। तो ये जो पहले वाला सर्कल है ये वाला, तो ये क्या है, ये नॉर्थ एरिया शो कर रहा है, लेकिन नॉर्थ के साथ साथ ये वेस्टर्न एरिया भी शो कर रहा है सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये है बच्चे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब देखो ये रहा वो एरिया, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। देखो पूरा का पूरा है ना यहाँ पे, ये रहा नॉर्थ एरिया और ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, है ना। चलिए अब वहीं पढ़ते हैं दोबारा से। देखिए ध्यान से देखो, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, दूसरा मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एक दूसरी बात। तीसरी बात क्या कहता है, रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन इन राइपनिंग टाइम। जब राइपनिंग मतलब जो पकने का टाइम है, उस टाइम पे इनको क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, कूल, बिल्कुल ठीक है ना। ये देखो कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, प्लस ब्राइट सनशाइन भी होना चाहिए, मतलब सूरज दिखे साफ, सनी डे, खिला हो दिन होना, धूप हो लेकिन मौसम भी ठंडा हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या रिक्वायरमेंट रहती है अब इसकी, गेहूँ है तो स्पेशल है, रिक्वायर्स, ये कहता है बच्चे बारिश, मेरा गेहूँ पक रहा है, बारिश की जाए, तो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, यानी कि जब तक पूरा का पूरा पकने का सीजन है तो 50 से 75 cm इसको क्या है, एनुअल रेनफॉल चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, सब कौन कौन से वीट ग्रोइंग जोन है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए भाई। ये आ गया आपका इस बॉक्स में, जो वीट बनी है ना अभी, इसमें देखते हैं गंगा सतलुज प्लेन, जहाँ से गंगा और पंजाब वाली सतलुज है इसके बीच का जो पार्ट है, फिर यानी कि हरियाणा पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया ना, तो ब्लैक सोइल रीजन एमपी का हिस्सा इन डेक्कन, वहाँ पे मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट हरियाणा पंजाब यूपी बिहार राजस्थान पार्ट्स ऑफ एमपी, जो भी आपको बताया। तो बस ये चीज़ें देखनी है आपने, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो वीट का और राइस का, तो आपने कुछ चीज़ें के ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। कौन कौन सी, सबसे पहला आपने देखना है इसका पकने लगाने का टाइम, मेन फूड क्रॉप है। उसके अलावा सीजन में किस सीजन पे लगाया जाता है, किस सीजन में काटा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है टेम्परेचर की इसकी, ठीक है ना, कितनी बारिश इसको चाहिए, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, ये कुछ 4 से 5 पॉइंट रहते हैं जो आपको इन क्रॉप्स के लिए याद करने जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीट इन इंडिया, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखो इसको। अब यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट करनी पड़ेंगी दो बातें, पहला मेजर एरिया, सेकंड माइनर एरिया। मेजर एरिया थोड़ा सा ये देखो डार्क रेड है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या कहते हैं, ये कह रहा है बच्चे हरियाणा, सॉरी ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है काफ़ी, ठीक है ना। हालांकि ऊपर भी चल रहा है, देखो हिमाचल और उत्तराखंड में भी गेहूँ हो रहा है, और कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान ये रहा। और हमने डेक्कन की बात करी थी तो एमपी का ये जो ब्लैक एरिया का रीजन है यहाँ पे, तो ये तो हो गया इसका मेजर। माइनर एरिया क्या है बच्चे इसका, माइनर एरिया, माइनर एरिया हम किससे करेंगे, येलो वाले कलर से। चलो माइनर देखो, राजस्थान में भी है कई जगह पे, ये आपका महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, यहाँ पे वेट हो रहा है, तो यहाँ पे गेहूँ हो रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मिलेट्स, देखो भाई मिलेट्स पहचाना है, क्या होता है मिलेट्स, ये दाने वाली जो फसलें होती हैं, ठीक है। दाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, पहचान आई। हम सोचते ना ये ज्वार है कि ये ज्वार है, ये रागी है कि ये रागी है। बाजरा तो सबको पता है, बाजरे की रोटियां, बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बहुत खाई जाती हैं, बहुत ताकतवर होता है बाजरा। आगे देखो इसके बारे में, मिलेट क्या है और क्या इसके बारे में हमारा कवि लेखक कह रहा है। सबसे पहले ज्वार बाजरा यानी कि मिलेट दाने वाली जो फसलें,
रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। इम्पोर्टेंट तो 3 हैं मिलेट्स में, ज्वार, रागी और बाजरा। दो these are grown as coarse grain, they have high nutritional value। अब इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या इंपॉर्टेंट है, रागी के अंदर क्या होता है, आयरन। देखो भाई फीमेल्स को बहुत खानी चाहिए, क्योंकि आयरन की या एनीमिया को बहुत ज़्यादा औरतें इंडिया में मिलती हैं, ये WHO की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। तो क्या देखो, आयरन रिच होता है, ठीक है। और क्या चीज़ें इसमें, कैल्शियम होता है, और क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इट इज़ द क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ये सूखे एरिया की क्रॉप है। देखो राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, MP में मिलेंगे आपको ये, ठीक है ना, कर्नाटका में मिलेगी। आगे देखते हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है भाई, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एरिया इसका क्या है बच्चे, वो है ये, अंडर मार्क कर लो इसको, तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, ठीक है ना। ये है फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटका आता है, लेकिन नंबर 1 पे तमिलनाडु आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई रागी की बात। फिर ज्वार भी अभी रागी से पीछे नहीं है ज्वार। तो देखो जी, ज्वार क्या कहती है आपकी, ज्वार कहती है भाई मैं भी मार्केट में हूँ। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन मोस्ट एरियाज। रेन फेड मतलब बारिश का इसको बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई, बारिश के बिना ये नहीं होती है। मछली की तरह होती है ज्वार, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रहती, ये बिना पानी के बिना नहीं हो पाएगी। मोस्ट एरिया चाहिए इसको। मोस्ट एरिया क्या होता है बच्चे, मोस्ट एरिया होता है नमी वाला एरिया। महाराष्ट्र देखा ना, मुंबई में ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ह्यूमिडिटी रहती है ना। तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, किस चीज़ का प्रोड्यूसर है, ज्वार का। फॉलोड बाय कर्नाटका, ये भी कर्नाटका के बाद आता है भाई, कर्नाटका हिम्मत कर गया, 2 जगह पे सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। आगे बात करें, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, MP, AP, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये क्या है बच्चे, मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हैं किसके, ज्वार के। चलिए उसके बाद बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरा देखो, बाजरा तो हमारे आसपास मिलेगा, हाँ ये रहा भाई, देखो हमारा हरियाणा, हरियाणा में बाजरा है, ये रहा बिल्कुल है। गुजरात में है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र में बिल्कुल है। एक सेकंड में इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो यूपी बिल्कुल, महाराष्ट्र बाजरा, गुजरात बाजरा, हरियाणा बाजरा। भाई हरियाणा में बड़ा फेमस है बाजरा। तो बाजरा ग्रोव्स on sandy soil and shallow black soil। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। तो राजस्थान जो है इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इसका। इसका भाई देखो, चूंकि सैंडी सोइल में ज़्यादा होता है, तो सैंडी सोइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, गुजरात सॉरी राजस्थान में मिलेगी। तो इस वजह से इसको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो स्टेट जो है कंसिडर करा जाता है राजस्थान को इन पर्सपेक्टिव ऑफ बाजरा। अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। मेज, वाह भाई वाह, मेज तो बड़ा खाते हैं आप सब। टेबल नहीं है ये वाला मेज है, भुट्टा। ये देखो, आलू जब हरियाणा पंजाब में निकाला जाता है खेतों से, हार्वेस्ट होता है, तो मेज लगाया जाता है। टेबल नहीं लगती है खेतों में, ये भुट्टा मेज लगते हैं, मक्का भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर। अब फूड के तौर पे भी खाते हैं अब इसको, और फूडर को, यानी कि डायरेक्ट फूड नहीं है, तो फूड के साथ ऐड करके भी खाया जा सकता है। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर, क्या रिक्वायर करते हैं, टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोस वेल इन एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल माने हरियाणा पंजाब, मतलब जो वो सोइल होता है जो रिसेंटली क्या होता है फ्लड प्लेन्स बनाता है,
ठीक है ना, जो रिवर अपने साथ क्या होती है, कंसिस्ट करके लाती है पहाड़ों से, और उसको जहाँ पे फ्लड आती है वहाँ पे ले कर देती है, बिछा के चली जाती है। तो वो एलुवियल सोइल है, वहाँ पे होता है। अब कौन कौन से मेजर स्टेट है देख लीजिए भाई। बिहार इन द ग्रोन एज रबी क्रॉप आल्सो, तो बिहार में ये भुट्टा जो है, मेज है, ये भी वैसे ही होता है जैसे रबी क्रॉप होता है, गेहूं होता है। यूज इन मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV। HYV सीड क्या होता है बच्चे? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है ना। तो ये बड़े अच्छे सीड होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया में एंटर किया था। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर चाहिए इनको, इरिगेशन, क्योंकि अब HYV सीड की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि पानी बहुत मांगता है। ये हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो मेज का जो प्रोडक्शन होगा उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स, HYV सीड और सिंचाई, इरिगेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? देखो जी, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ये है आपके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है मेज के। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पल्सेस, दालें। देखो भाई, दालें किसके घर में बनती हैं? सबके घर में बनती है ना। चना, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। अब देखो, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। अब इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन खाता भी बहुत है। क्यों? पॉपुलेशन हमने इतनी बना रखी है यहाँ पे। उसके बाद दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अब कोई नॉन वेज नहीं खाता है, शाकाहारी है, तो क्या चाहिए उसको? प्रोटीन चाहिए। तो सबसे बढ़िया सोर्स क्या है उसका? पल्सेस है, दालें। मेजर पल्स ग्रोन इन इंडिया आर तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, मतलब ये दालें हैं, ठीक है ना। ग्राम चना होता है, पीस मटर की दाल होती है, मसूर की दाल आप सबने देखी है, घरों में बनती है सबके। तो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन द ड्राई कंडीशन। अब ये देखो, ये इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई? जो आपकी ये है पल्स है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए इसको? लेस मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नमी इसको चाहिए नहीं, सूखे में भी चल जाएगी। सर्वाइव इवन द ड्राई कंडीशन, ठीक है भाई, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पानी वेस्ट नहीं करेंगे दालें, बस बनाते टाइम लगता है इनमें पानी। दूसरा, ऑल these crops except अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air because of which is grown in rotation with other crop। बिल्कुल, ये क्या, इनको क्या होता है बच्चे? रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं फर्टिलिटी की। क्यों? क्योंकि हवा से ऑक्सीजन को है जो बच्चे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, और उसको फिर कहाँ डाल देती हैं? ज़मीन के अंदर। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं बच्चे? मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट, दालें कहाँ पे होती हैं? MP में बड़ी सस्ती दालें बहुत बड़े एरिया में होती हैं। बारिश कम है, ज़मीन के अंदर पानी रहता है, कम मॉइस्चर में भी काम चलेगा। यूपी में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शुगर केन, वाह, देखो जी, ये है शुगर केन, खेतों में खड़ा हुआ गन्ना। और ये शुगर केन का दूसरा पैटर्न आपको दिखा दूं मैं। ये रहा, तो गन्ने को काटा जाता है, शुगर केन को खेतों से काटते हैं, तो ऐसा आपने देखा जहाँ पे गन्ने का जूस मिलता है, गन्ने का रस मिलता है ना, चरखी वाला रखता है ना, तो ये उसके अंदर पिराई करता है। अब आगे बढ़ो भाई, एक छोटी सी चीज़ और है हमारे पास, इसके बिना काम नहीं चलता कई लोगों का, गुड़, ठीक है ना। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैगरी। तीनों फॉर्म दिखा दिया आपको हमने, कौन कौन सी? खेतों वाली भी, खेतों से कटने के बाद वाली भी, और ये खेत में खड़ा है, कटने के बाद है, और ये प्रोसेस्ड होने के बाद है। चलिए, अब इसके बारे में क्या बातें हैं? गन्ना क्या होता है? शुगर केन सबसे पहले ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है भाई। ट्रॉपिकल एरिया में भी होती है और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी चलेगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी का मिक्स क्लाइमेट हो तब भी चलेगा। सिंपल भाषा में आपको बताया। उसके बाद देखो,
It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको 75 टू 100 सेंटीमीटर। अब देखो कहाँ होता है, हॉट में भी हो जाता है, गर्म क्लाइमेट हो तब भी चलेगा, और गर्म के साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी है उसमें, पानी है उसकी हवा में क्लाइमेट की, तब भी चलेगा। बस टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, टेम्परेचर इसको चाहिए भाई 21 टू 27 डिग्री। चलिए ये रहा 21 27। आगे देखो, कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सोइल, अलग अलग उसमें हो सकता है, कोई इशू नहीं आता है। क्या चाहिए इसको, मैनुअल लेबर चाहिए भाई, गन्ना हाथ से बोया जा रहा है और हाथ से ही काटा जाता है, हार्वेस्टिंग होती है इसकी। तो बोने में भी मतलब शोइंग एंड टू हार्वेस्टिंग, इसमें मैनुअल लेबर चाहिए, हाथ से बहुत काम किया जाता है इसमें। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील, तो इंडिया वर्ल्ड में कौन है अभी, नंबर 1 ब्राज़ील है, उसके बाद तो इंडिया कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। मेजर सोर्स ऑफ शुगर, जैगरी, खांडसारी, मोलसेस, ये जो भाई गन्ने के बहुत सारे आउटपुट होते हैं, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनती है, और मोलसेस भी बनता है। जैसे मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, यूपी, सॉरी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार गन्ना होता है वहाँ पे, पंजाब में भी है, और हरियाणा में तो है ही। चलिए क्लियर, शुगर केन कहाँ होता है, टाइम देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कहाँ होता है, क्लाइमेट, ज़मीन, इंडिया का नंबर कौन सा है, मेन सोर्स क्या है इसके, और प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है। बस इस तरह से आप जब पढ़ते जाइए, सारी सारी आपकी क्रॉप्स A to Z आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, टी, चाय, भाई बहुत सारे लोग हैं चाय पीते हैं, बहुत सारे क्या, अब चाय पे ही जिंदा है, जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो खेतों में भी काम करें तब भी चाय चाहिए। ये तो एरिया हो गया चाय का भाई आपका, प्लांटेशन का। इस तरह ढलानों पे चाय लगी रहती है, क्योंकि गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या हो बच्चे, स्लाइडिंग उसमें लगाए रहते हैं। ये इसका प्लांट है, चाय का पौधा, ये पत्तियाँ होती हैं, और ये आपके कप में आ गई चाय। चलिए तो देखो क्या है चाय, एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप का, इम्पोर्टेंट है बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश। तो ये जो क्रॉप है इंडिया में कौन लेके आए थे बच्चे, ब्रिटिश। पूछ ले आपसे कौन नहीं लाए थे, तो पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच और अमेरिकन्स। तो भाई ब्रिटिश लाए थे, बाकी तीनों नहीं लाए थे। तो टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोथ endowed with deep and fertile well drained soil रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारी चीज़ें इसको चाहिए रहती हैं, क्या, क्लाइमेट ट्रॉपिकल, गर्म हो, और गर्म और ठंडी मिक्स करके हो तब भी चलेगी, लेकिन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सोइल चाहिए इसको, बहुत ही जो ज़मीन होती है काफ़ी गहरी हो, प्लस फर्टाइल हो, उसकी उर्वरता बहुत ज़्यादा हो, और ड्रेन्स हो भाई, मतलब पानी इसको चाहिए बहुत ज़्यादा, रिच इन ह्यूमस, जो ह्यूमस होता है पौधों के पत्ते बनाते हैं ना ज़मीन में गिर के, वो सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, प्लस ऑर्गेनिक मैटर और जैविक चीज़ें भी इसको, जैविक खाद्य दूसरी चीज़ें चाहिए रहती हैं। टी विशेष जो है नेक्स्ट आपका, चाय की जो झाड़ियाँ होती हैं रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, गर्मी चाहिए इनको, और मॉइस्ट यानी कि नमी नहीं हो क्लाइमेट में थ्रू आउट द ईयर, पूरा का पूरा साल। और क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं इनको, वो देखिए भाई, और इनको चीज़ें चाहिए रहती हैं, रिक्वायर्स अबडेंट चीप एंड स्किल लेबर, ये अबडेंट होता है मोर देन सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना, तो चीप सस्ती, स्किल लेबर, जो भाई चाय का पौधा ना तोड़े, सिर्फ पत्तियां तोड़े, स्किल लेबर हो, ठीक है ना, अच्छे से कारीगरी आती है चाय तोड़ने की। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट फ्रेशनेस, तो भाई इसकी फ्रेशनेस ना चले जाए इसलिए इसको गार्डन के अंदर क्या किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, अब ये देखिए यहाँ पे मेजर स्टेट कौन कौन से जहाँ पे चाय होती है, इंपॉर्टेंट है। असम सबको पता है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्या है बच्चे, असम के पास ही एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु और केरला यहाँ पे भी है।
इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है एज वेल एक्सपोर्टर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। अब देखो चाय हम नहीं बनाई यहाँ पे, चाय ब्रिटिशर्स लेकर के आए हैं, लेकिन इंडिया फिर भी आज के टाइम पे इसका नंबर 1 प्रोड्यूसर है और नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है। हम पैदा तो करते हैं इसको सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा बाहर भी चाय को कौन भेजता है भाई? इंडिया भेजता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एसएसटी में, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को कवर करते चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी, चलिए जी कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। ये एक कप है, कप में कॉफ़ी है। यहाँ पर कैसी आई? पहले तो इसको प्लांट में लगाया गया, उसके बाद इसके बीजों को प्रोसेस किया गया और हमारे पास ये पाउडर की फॉर्म में आती है, ठीक है। फिर हम इसको कॉफ़ी एज ए ड्रिंक लेते हैं। चलिए, फॉर फ्रेशनेस, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ कॉफ़ी। तो इंडिया कॉफ़ी का कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? नोट डाउन करते चलिएगा, 4%। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। देखो भाई बहुत अच्छी बात है, हमारी कॉफ़ी सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्राउट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया में स्टार्टिंग में अरेबिका जो वैरायटी है चाय की, सॉरी कॉफ़ी की, वो लाई गई थी यमन से। यमन क्या है? एक अरब पेनिनसुला में एरिया पड़ता है, एक कंट्री भी। तो दिस वेरीज वेराइटी ऑफ अ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। तो ये जो अरेबिका की जो कॉफ़ी होती है भाई, ये वर्ल्ड में अच्छी डिमांड पे है, तो इंडिया में यही अब प्रोड्यूस करने वाले हैं हम लोग। करने वाले नहीं, कर रहे हैं। और आगे देखो, इट is cultivation was initially introduced on the Baba Budan Hill, and even today it cultivation in confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu। 4 एरिया है यहाँ पे। नंबर 1 देखो, बाबा बुडान हिल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे। क्लियर? तो ये कॉफ़ी है। इंडिया 4% है वर्ल्ड में टोटल इसका प्रोडक्शन में। सबसे अच्छी कॉफ़ी हमारी होती है, अरेबिका वैरायटी है यहाँ पे इंडिया में जो स्टार्टिंग में लाई गई। और ये क्यों लाई गई? क्योंकि डिमांड में रहती है और मेजर एरिया जो है कॉफ़ी प्रोडक्शन के इंडिया में ये है सारे के सारे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हॉर्टिकल्चर ग्रोप। अब हॉर्टिकल्चर ग्रोप क्या होता है भाई? हॉर्टिकल्चर क्या है पहले तो ये जान लीजिए आप। हॉर्टिकल्चर होता है बच्चे आपका बागबानी। ये देखो टमाटर रहे आपके और ये रहे आपके एप्पल्स। चलिए, अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसका कितने परसेंट बनाता है भाई? 10% पूरे वर्ल्ड में हॉर्टिकल्चर का कौन प्रोड्यूस करता है भाई? इंडिया प्रोड्यूस करता है। कितना? 10%। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए और फ़क्र की बात भी है। चलिए, प्राउड फील होता है ना, क्या हम बनाते हैं, बेचते भी रहे हैं, ये सारा खा गए। चलिए, 1 बाय 1 देखते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। अब देखो दुनिया में अगर 10 लोग पैदा कर रहे हैं तो उनमें से एक हम भी हैं, लेकिन 10% बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चे? इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। तो इंडिया ट्रॉपिकल फ्रूट भी एंड ट्रॉपिकल एरिया में जो फ्रूट मिलते हैं वो सारे इंडिया में होते हैं, प्लस टेम्परेट फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट इन ग्रेट डिमांड्स। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, यहाँ पे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंगो कहाँ पे है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल। आपको पता है बाग बहुत होते हैं यहाँ पे आम के। संतरे कहाँ पे होते हैं? ऑरेंज। नागपुर जाइजा तो संतरे ना लेके नहीं जाइजा। तो ये चीज़ें भी, नागपुर में संतरे बहुत बढ़िया होते हैं। चेरापूंजी मेघालय में भी यहाँ पे ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद बनाना, केले केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलते हैं। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। फिर पाइन एप्पल मेघालय में। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पियर्स जो आपके सेब है हुए अभी आपके, ठीक है ना। नाशपाती है। वॉलनट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, यानी कि ठंडे एरिया में इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया सब्जियों में कितना है? देखो ये हमने टमाटर की बात कर दी स्टार्टिंग में, टोमेटो यहाँ पे 13% है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किसका? पीस, मटर का, कॉलीफ्लावर, अनियन, गोभी, प्याज, कैबेज, फूल गोभी,
टोमेटो और ब्रिंजल, बैंगन, पोटैटो। तो इन चीज़ों का क्या है, इंडिया वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, यानी कि इनको पैदा करने वाला है। क्लियर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में आप कुछ आपने नोट लिखना है या आपने कुछ और चीज़ें मेंशन करनी है, तो डायरेक्ट ये पूछ ले किस, जैसे मैंगो है, मैंगो किस स्टेट में होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ऑरेंज कहाँ पे है, नागपुर में है। बनाना कहाँ पे, केरला में है। तो इस तरह से पूछा जाएगा। इंडिया कितने परसेंट वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में, 13%। फ्रूट्स का कितना करता है, 10%। इस तरह से। नेक्स्ट है रबर। रबर देखो भाई, रबर क्या है, ये देखो भाई, रबर दिख जाएगी आपको इजीली। सॉरी, ये ट्री है रबर का, और इसमें से क्या है, ये लगाई जा रही है। देखो, इसमें कट लगा दिए जाते हैं और एक कंटेनर रख दिया जाता है, ताकि जो रबड़ के ट्री से जो लिक्विड निकलता है वो इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट लगा रहा हूँ थोड़े थोड़े। तो ये जो ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, ये देखो वाइट वाइट है ना। तो ये जो है, ये चीज़ें क्या कहती हैं भाई, ये रबड़ एक लिक्विड फॉर्म में होता है ट्री के अंदर, और इसको कंटेनर में कंटेन किया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, रबर के बारे में। रबर कौन सी क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल में भी, गर्म में भी, और गर्म और थोड़ा ठंडा का जो मिक्स होता है आपका, उसमें भी होता है। रिक्वायर मोइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। देखो पानी कितना चाहिए रबड़ को। एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ें हैं। अब रबड़ क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इसको माना जा रहा है। क्यों, आपको जितने भी रबड़ की चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी मिलती हैं आपको अभी पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी जितने भी टायर्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आपको पता ही है ना, चाहे आपके बड़ी गाड़ियों के, चाहे और साइकिल से लेके गाड़ियों तक के टायर इससे बनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ टायर ही बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देखते हैं। मेनली ग्रोन इन केरला, कहाँ कहाँ पे होता है केरला में, नंबर 1 तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड गारो हिल ऑफ मेघालय। गारो और खासी के नाम से जो पहाड़ियाँ है ना, तो मेघालय में वहाँ पे बड़ा होता है। इंडिया रैंक 5th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोडक्शन। इंडिया का रैंक कितना है बच्चे, इंडिया का 5वां रैंक है पूरे वर्ल्ड में, किसमें, रबर प्रोडक्शन में। सोचने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड का 20% रबर इंडिया से आता है। क्लियर। चलिए, कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर। अब देखो नेचुरल रबर जो होता है उसका कंजप्शन कहाँ कहाँ पे होता है, देखते हैं वन बाय वन। ऑटो टायर्स, बाइक के टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर होते हैं, साइकिल टायर्स, कम ऊँट की पीठ होती है, कैमल बैग, फुटवियर्स हैं, बेल्ट हैं, ठीक है, लेटोक्स फोम होती है भाई, ठीक है, और डिप्ड गुड्स होते हैं, अदर्स। इन सारी की सारी चीज़ों में जो है रबड़ की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी की सारी वो चीज़ें, जैसे फुटवियर, चप्पल होती है, उसमें रबड़ नहीं डलती। कैमल बैग होती है, ऊँट की कमर के ऊपर जो रखा होता है जिस पे बैठते हैं, वो रबड़ का बना होता है। साइकिल के टायर ट्यूब रबड़ की है। ऑटो टायर्स, गाड़ियों के टायर्स ट्यूब्स रबड़ की हैं, ठीक है ना। बेल्ट हो गए, तो बेल्ट जो होती है हम कमर पे नहीं बांधते होते, उसमें भी रबड़ यूज़ करी जा रही है, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो रबड़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइबर क्रॉप्स। तो फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती है, रेशा जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर रेशा जैसे थ्रेड्स होते हैं, धागा होता है, धागे टाइप की चीज़ें होती हैं उसमें। तो फाइबर क्रॉप्स में आता है भाई सबसे आगे पहले आपका सिल्क, कॉटन, जी, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द मेजर 4 फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, जिसमें रेशा होता है जिससे हम धागे बनते हैं। तो पहला क्या आता है, फर्स्ट 3 आर derived from the crop grown in soil. Silk is obtained from cocoons of silkworm fed on green leaves, especially mulberry। देखो बात को समझो, 4 ऐसी मेजर मेजर क्रॉप्स हैं जिनसे क्या मिलता है हमें, रब फाइबर मिलता है। जूट, कॉटन और हेम्प, ये 3 तो ऐसी की चीज़ें हैं बच्चे, कपास है, जूट है और हेम्प है, जो ज़मीन पे
हम क्या करते हैं, शोन करते हैं, बुआई करते हैं, पेड़ लगता है, पौधा होता है, उससे हम ले लेते हैं। लेकिन जो नेचुरल सिल्क है वो, ये जो आपको कीड़ा दिखाई दे रहा है वोर्म है, सिल्क वोर्म, ये जो है आपका, ठीक है ना, ये इससे मिलता है। इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, कोकून्स। क्या कहते हैं भाई, कोकून्स कहते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा पड़ा है कोकून्स, तो कोकून्स ऑफ सिल्क वोर्म फैड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। मलबरी क्या होता है बच्चे, मलबरी शहतूत का पौधा होता है, आपने खाए होंगे शहतूत। तो ये दिख रही है, ये रहा आपका सिल्क वोर्म और ये मलबरी के लीफ है। तो यहाँ पे होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वोर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, जो रेशम के कीड़े को पालना जो होता है, उसको क्या, उसको जो पाला जाता है किसके लिए, जैसे सिल्क प्रोडक्शन चाहिए अपने को, उसको पीसा जाता है भाई बड़े अलग से तरीके से। तो उसमें जो कोकून निकाला जाता है, तो कोकून से ही क्या है, रेशा बनता है, सिल्क बनता है। सिल्क की साड़ियाँ जो होती है, देखो कितने रेशमी कपड़े कीड़े उसमें शहादत दिए रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन। अब कॉटन क्या है, देखो कॉटन, इसके अलग अलग नाम हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर दूं। ये रहा भाई कॉटन, कॉटन, ये कॉटन का कपड़ा है। इसको नरमा भी कहते हैं, बाड़ी भी कहा जाता है, कपास भी कहते हैं, और कॉटन तो आप सब कहते ही हैं। ये माना जाता है भाई कॉटन के बारे में, इंडिया में स्टार्टिंग से ही अवेलेबल है। दूसरी बात क्या है, वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। इम्पोर्टेंट क्यों, वाई कॉटन इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि ये इसमें क्या रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। सूती कपड़ा उद्योग जो है उसमें सबसे पहले जो रॉ मटेरियल चाहिए रहता है अपने को, कच्चा जो सामान है वो क्या है बच्चे, कॉटन है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक सोइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो सूखे एरिया हैं, जैसे एमपी का काफ़ी एरिया है, गुजरात का काफ़ी एरिया है, यहाँ पे कपास बड़े अच्छी लेवल पे पैदा होता है। और देखो क्या रिक्वायरमेंट मांगता है, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, यानी कि पाला नहीं पड़ेगा साल में 365 में से 210 दिन तक। ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ, किसके लिए, जो कॉटन ग्रोथ होगा तो उसके लिए सन्नी डे चाहिए, खिला हुआ दिन चाहिए रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। आगे देखो भाई और क्या चीज़ें, खरीफ क्रॉप रिक्वायर 8 to 10 मंथ ऑफ मैच्योर। अब इसको मैच्योर समझदार नहीं है, बड़ा होने में, पूरा परिपक्व होने में इसको 8 से 10 महीने लगते हैं। और ये कौन सी क्रॉप है बच्चे, कॉटन खरीफ क्रॉप है। मेजर स्टेट कौन से हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है बच्चे, क्लियर। आगे चलें, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब तक हमने ये देख लिया भाई जो मेजर मेजर टाइप ऑफ क्रॉप्स है। एक बार इसका देखो, फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ आपके माइंड में चीज़ों को। देखो कहाँ गया भाई, हाँ देखो, सबसे पहले हमने देखा एग्रीकल्चर क्या चीज़ है, तो इंडिया एक डोमिनेंट कंट्री है वो, एटसेट्रा सब कुछ देखा। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ फार्मिंग, ये 3 टाइप ऑफ फार्मिंग देखी है। उसके बाद हमने देखा प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ठीक है ना, इसके नाम अलग अलग देखे। फिर इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, फिर कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, प्लांटेशंस क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा होता है, ये 3 टाइप का, रबी, खरीफ और जायद। फिर इसकी अलग अलग फसलें हमने पढ़ी है, रबी की क्रॉप कौन कौन सी है, वीट, मस्टर्ड, पीज अलग अलग से हैं, तो खरीफ की कौन कौन सी है ना, वीट, मेज और बाजरा, ये देखी हमने। फिर जायद क्रॉप्स कौन सी है, जो ऑल ओवर साल क्या होती हैं, नहीं होती, लेकिन खरीफ और रबी के सीजन के बीच में होती हैं। अब वो देखा हमने कि इनको बेलों पे लगाया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इसकी पहचान है, रिकॉग्निशन है। तो मेजर क्रॉप्स देखिए हमने, फिर राइस, मिलेट, मेज, पल्सेस, इन जो ग्रेन्स की हैं उनके बारे में हमने बात करी कि जो ग्रेन्स होती हैं, राइस है, वीट है, मिलेट है, मेज है और पल्सेस है। चावल, गेहूँ,
मिलेट यानी कि आपका जो दाने वाली चीज़ें हैं, मेज, भुट्टा, मक्का और पल्सेस दालें, ये सारी हैं। फिर हमने देखा फूड क्रॉप्स हैं लेकिन वो ग्रेन नहीं है, अदर देन ग्रेन, खाने के अलावा शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, रबर, फाइबर, कॉटन, जूट, ये सब क्या है नॉन फूड क्रॉप है। ये भी क्रॉप है, इनकी खेती होती है, रबड़ की खेती होती है, खाते थोड़ी ना हम लोग। हम क्या करते हैं उसको, प्रोडक्शन होता है ना, तो ऑटो टायर्स होते हैं, ऑटो ट्यूब्स होते हैं, इसमें डालते हैं। तो राइस का हमने पूरा का पूरा पढ़ा, कौन-कौन सी चीज़ें कब बोया जाता है, कि किस तरह का खाना स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी इंडिया में हमारी लेवल क्या है वर्ल्ड पे, सेकंड आफ्टर चाइना, है ना? तो कौन-कौन से एरिया कौन-कौन से हैं, क्लाइमेट क्या चाहिए रहती है, ये सब देखा। सेम मैप में किया हमने, व्हीट का भी सेम क्या एरिया कौन-सा है, क्लाइमेट क्या चाहिए रहते हैं, मेजर स्टेट कौन-सा है ना? तो ये सब चीज़ें। मिलेट, रागी, ज्वार और बाजरा रिसेंटली अभी आपको पढ़ाया है। मेज मेज के बारे में आपने देखा मेजर स्टेट कौन से हैं, ठीक है ना? फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, कितना टेम्परेट चाहिए होता है, ये सब कुछ। पल्सेस दालें कितने टाइप की होती है, हमारा वर्ल्ड में रैंक कितना है, ये सब कुछ। हम प्रोड्यूसर भी हैं और साथ ही साथ इसके कंज्यूमर भी है। शुगर केन के बारे में बात करी हमने, टी के बारे में बात करी, कॉफ़ी के बारे में बात करी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप अभी पढ़ी है, रबर पढ़ लिया हमने, तो इसके अलग-अलग क्या है कंजप्शन देख लिया, फाइबर क्रॉप्स देख लिया, कॉटन देखा। अब ये तो हमने क्रॉप्स देख लिए, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में, कि जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक नॉलेज है किसी भी चीज़ की, किसके बारे में, एग्रीकल्चर की चीज़ों के बारे में वो, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब सरकारों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं वो देखना है भाई, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए सबसे पहला ये देखिए, एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड in India for thousands of years. Sustained uses land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. तो इंडिया में एग्रीकल्चर तो हज़ारों सालों से हो रही है, लेकिन इसमें कोई हमने टेक्निकल या चेंज नहीं करा है, तो ये एग्रीकल्चर का जो पड़ाव था वैसा का वैसा ही चलता रहा। अब वाई, अब इंडिया में जो है टेक्निकल रिफॉर्म्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं इतने बड़े लेवल पे टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, और क्यों यहाँ पे संस्थागत रिफॉर्म्स नहीं किए गए, मतलब सरकारों ने कोई प्रोविजंस नहीं किए एग्रीकल्चर के लेकर के, ये हमने पढ़ना है। अब ऐसे कौन कौन से रीजन थे, पहला रीजन क्या है, माना कि इन सब के बावजूद ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। देखो डेवलपमेंट बेशक हुआ है, लेकिन इन सब के बाद भी पहला रीजन तो यही है कि हमने इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किए। तो पहला रीजन तो हमारा यही कह रहा है बच्चे, कि अभी भी बहुत सारे किसान जो है मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर को नीड क्या रहती है बच्चे, टेक्निकल रिफॉर्म्स की नीड रहती है, जो हमने उसको कभी देने की कोशिश नहीं करी है। कलेक्टिव सेशन, तो कलेक्टिव सेशन क्या कहता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, cooperation and abolition of जमींदारी etc were given priority to bring reform in country after independence। ठीक है ना, हमने जैसे देश आज़ाद हुआ तो हमने क्या किया, कल्टीवेट कलेक्शन मतलब कलेक्टिवेशन जो होता है, सॉरी ये क्या लिखा पड़ा है, कलेक्टिवेशन। तो कलेक्टिवेशन क्या होता है, ज़मीनों का कलेक्शन किया हमने सबसे पहले, तो एकीकृत किया उनको, एक जैसे स्टेट के अंडर लेकर के आए, क्योंकि पहले कोई ज़मीन किसी हैदराबाद के पास है, कुछ ज़मीन गोवा के पास है, कुछ ज़मीन जो है बच्चे कश्मीर के पास है, तो पूरा का पूरा उसको गवर्नमेंट के अंडर किया। फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया, भाई किस किस के पास जो ज़मीन है उनको कंसोलिडेट किया जाए, एक जगह पे उनको समेकित किया जाए। उसके बाद कोऑपरेशन, है ना, हमने उसमें क्या किया बच्चे, कोऑपरेशन किया। प्लस अबोलिशन ऑफ जमींदारी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी अपने यहाँ पे क्या था, बड़े बड़े जमींदार थे, हजारों हजारों एकड़ के जमींदार थे, उन सबको हटाया। फिर गवर्नमेंट ने उन जमीनों को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करा, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूट किया उन जमीनों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखो ये
रिफॉर्म से पहले हमने इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी। किसको प्रायोरिटी दी हमने? अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी को, कोऑपरेशन को, ठीक है ना? सामूहिकीकरण को, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को, जो मालिकाना है उसका कंसोलिडेशन किसके पास जाएगा, कलेक्टिवाइजेशन क्या रहेगा, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने क्या है इम्पोर्टेंट दी है, इम्पोर्टेंस दिया था आज़ादी के बाद। तो दैट्स व्हाई इतना इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं रहने वाली थी। तो इसलिए हमने रिफॉर्म्स जो है बड़े लेट हुए हैं अपने यहाँ पे ये चीज़ें। तो कारण समझ आया आपको? 3 चीज़ें दी गई हैं। आगे देखो और क्या है? लैंड फोकस वेट लैंड फोकस वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ज़मीन के ऊपर पहला फोकस था 5 ईयर प्लान का। आपको पता है इंडिया में 5 ईयर प्लान चलते रहते थे। अब तो नीति आयोग आ गया, उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया ये प्लानिंग कमीशन। तो अब देखो बात को समझें आप सब कि लैंड फोकस क्या था, ज़मीनों के ऊपर फोकस था, ज़मीनों के ऊपर रिफॉर्म करने पे फोकस नहीं था हमारा ये। उसके बाद राइट ऑफ इंडिपेंडेंस राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लीड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड होल्डिंग है, लैंड का होल्ड किसने कर रखा है, उसके बारे में भी अपने यहाँ को फ्रेगमेंटेशन है, मतलब कंफर्म चीज़ें नहीं रहती थी। यहाँ पे स्टेट को बड़ा इशू आया है बच्चे। हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेट आए हैं, क्यों नहीं हुए हैं। तो इसके पीछे ये सारे कारण थे। क्या था पहला जो प्लान था उसमें, एक तो हमारे यहाँ पे देखो पीछे से चलते हैं दोबारा से, आपको ना ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, अभी भी डेवलपमेंट है लेकिन लोग मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर को क्या सीरियस टेक्निकल रिफॉर्म की ज़रूरत रहती है लेकिन हम करते नहीं थे। कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन, होल्डिंग और अबोलिशन ऑफ जमींदारी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था, रिफॉर्म के ऊपर फोकस नहीं था। 3 चीज़ तो ये हुई। आगे नंबर फोर्थ क्या है बच्चे, ये देखो लैंड फोकस था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नंबर 5, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड लीड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है बच्चे, जो विरासत में जो अधिकार मिलते हैं वो उन्होंने क्या कर दिया, जमीनों के को लीड टू फ्रेगमेंटेशन, यानी कि व्यवस्थीकरण जो था वो ठीक से जमीनों की होल्डिंग का नहीं हुआ था। लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर लेकिंग। अब जो लैंड रिफॉर्म तो कानून तो बनाए गए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए या टेक्निकल रिफॉर्म्स नहीं हुए। आगे देखो, तो हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, लेकिन जब हुए तो किस तरह से हुए, यानी कि विच काइंड ऑफ स्टेप्स या व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। चलिए देखो, ये वाला देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960 एंड 1970s। तो पहले 60 और 70 में गवर्नमेंट ने क्या किया, रिफॉर्म करने में इनिशिएटिव लिया। क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात चल कर करी सरकार ने, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, यानी कि जिसमें दूध की बात हुई थी कि वाइट रेवोल्यूशन ज़्यादा दूध मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन फ्लड, यानी कि जो वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिल्क रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसको, और ग्रेन रेवोल्यूशन यानी कि फूड ग्रेन्स है, राइस, वीट, इनके ऊपर फोकस करना था। बट दिस लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो डेवलपमेंट था कुछ एरियाज में ही हुआ। कौन कौन से एरिया थे, जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इस तरह के एरिया में ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ। सो देयरफॉर, इसलिए क्या हुआ, 80-90s का जो दशक था, कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड। तो इसमें क्या लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या थे बच्चे, इनिशिएटेड किए गए थे 80 और 90 के दशक में। प्रोविजन फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेटीज
sorry, establishment of Grameen banks, cooperative societies, bank of providing loan facility to the farmer at lower rate interest were some important step was taken by the government of India। तो ये कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले देखो किस किस तरह के स्टेप लिए सरकार ने, वन बाय वन आप एक बार इनको फिर से देखिए। देखो सरकार ने सबसे पहले क्या किया भाई, सरकार ने सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन को वो किया, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड या ग्रीन जो है इसको कहते हैं अब ऑपरेशन फ्लड, और या वाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन भी इसको जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर देन लेट द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ ही एरिया में इसको कंसंट्रेशन में ध्यान सरकार का कुछ ही एरियाज में रहा, हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उसके अलावा देयरफॉर 80s 90s का जो डिकेड था, दशक जो था 80 से 90, 90 से 99 तक का, तो कंप्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। मतलब बड़े लेवल पे सरकार ने क्या हुआ, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए। फिर सरकार ने कुछ स्कीम्स निकाली। कौन कौन सी स्कीम जिससे किसानों को फायदा होगा? पहला, इंश्योरेंस किया किसका, अगेंस्ट क्लाइमेट, भाई ड्राउट आ जाए, फ्लड आ जाए, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, कोई जैसे अब टिड्डी दल का भी आपने नाम सुना होगा, तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, तो कोई स्पेशल टाइप का वोम जो आ जाता है एक बड़े लेवल पे सभी के लिए जो यूनिफॉर्म हो जाता है, तब कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि फसल खराब हो रही है तो सरकार फसल का इंश्योरेंस जो है, बीमा जो है वो देती है, उसका क्लेम करती है, प्रोवाइड करती है। ग्रामीण बैंक से दिए, आपको पता है कि आजकल किसान क्रेडिट कार्ड भी है केसीसी, तो वो ग्रामीण बैंक से बड़े लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहाँ पे आपको लोन मिल जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई सरकार ने, किसके लिए दी, ताकि वो लोअर रेट पे किसानों को इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है बच्चे, ये सारी चीज़ें। और क्या स्टेप थे अभी आपको, जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ठीक है ना, PAIS फुल फॉर्म इसकी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, भी किसान की जो है ना खुद का भी एक्सीडेंट हो जाए तब भी उसको इंश्योरेंस के लिए स्कीम मिलती है, उसको क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है फार्मर को। मोर ओवर इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। अब सरकार ने इन सब के अलावा क्या किया कि देखो आपने सुना किसान बुलेटिन, किसान भाइयों आज के लिए आपके लिए खास प्रोग्राम की जो पेशकश है वो क्या है, आज मौसम ऐसा रहने वाला है, इस तरह की फसलें अगर आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वेदर बुलेटिन्स, आज मौसम ख़राब है, आज मौसम अच्छा रहेगा, तो अगले 3-4 दिन तक खेतों में पानी देना या नहीं देना, इस तरह की जो न्यूज़ आती है रेडियो टेलीविज़न पे, वो सरकार ने टाइम टू टाइम फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई है। और देखो भाई, गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP के ऊपर सबसे बड़ा हंगामा जब होता है ना, कि सरकार ने क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गवर्नमेंट का जो रेट होता है भाई, जैसे कि वीट है तो 225 रुपीज़ तो मिनिमम है भाई, इससे तो नीचे कोई आपका गेहूं नहीं खरीदने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हालांकि डेटा ये है कि ये 100 में से सिर्फ 6 लोगों को मिलता है MSP, सोचने वाली बात है सबके लिए, लेकिन मिलता है तो क्या करें भाई। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया MSP को, और ये दूसरी सारी जो चीज़ें हैं भाई, प्राइस, ठीक है ना, रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप के लिए, टू चेक द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेकुलेटर एंड मिडलमैन, जो शोषण करने वाले होते हैं, जो मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, आड़ती कमीशन एजेंट जो होते हैं, वो किसानों का शोषण ना कर सके, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सकें। ये होता है भाई किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरह क्रेडिट कार्ड की तरह ये होता है। ये आपका किसान भाई है, और ये भी बैल के साथ खेत को क्या कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है। ये सारी की सारी स्कीम्स है सरकार ने जो है बेनिफिशियल करी थी, प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने किसानों को, ताकि किसान भी जन सोसाइटी की मेन स्ट्रीम के साथ आगे चल सके और उसकी इनकम में भी एक अच्छा खासा जो है इजाफा या इंक्रीमेंट देखने को मिले। आगे देखते हैं भूदान ग्रामदान, ये एक मूवमेंट था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको अगर ध्यान से समझें आप तो आपको गांधी जी की याद आएगी। गांधी जी ने डिक्लेयर किया विनोबा भावे को, विनोबा भावे। अब देखो विनोबा भावे जो थे, गांधी जी ने अपना स्पिरिचुअल हेयर यानी कि उनका आध्यात्मिक अनुयायी या अपनी जगह पे जो
एक इंसान होता है ना, जैसे कोई महात्मा होता है उसकी जगह पे भी वो बैठ जाता है उस बाबा की गद्दी पे। तो उस तरह से गांधी जी ने क्या डिक्लेयर किया, विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर, आध्यात्मिक शिष्य जो है उन्होंने उसको बनाया, उत्तराधिकारी भी आप इसको कह सकते हैं, सक्सेसर। आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, विनोबा भावे ने भी सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है ना। सो वही सपोर्ट गांधी जी कंसेप्ट ऑन ग्राम स्वराज्य। गांधी जी का कंसेप्ट क्या था, ग्राम स्वराज्य, भाई विलेज जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका विलेज में खुद का रूल होना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम स्वराज्य इस टाइप का गांधी जी का था। गांधी जी मार्टिरडम, उनके जाने के बाद, गांधी जी के मरने के बाद, तो विनोबा भावे अंडरटूक पदयात्रा टू स्प्रेड दिस मैसेज थ्रू आउट द कंट्री। अब गांधी जी का जो शिष्य था या उनका सक्सेसर जो बना स्पिरिचुअल, विनोबा भावे, उसने एक पद यात्रा, पैदल एक यात्रा स्टार्ट करी उसके मैसेज को प्रसार करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, क्या, ग्राम स्वराज्य का मैसेज। तो क्या हुआ उस टाइम पे, वंस व्हेन ही वाज इन आंध्रा, सम लैंडलेस फार्मर्स डिमांडेड लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। अब कुछ किसान क्या कर रहे थे भाई, ज़मीन मांग रहे थे, किस लिए, ताकि वो भी इकोनॉमिक थोड़े से, उनकी आर्थिक स्थिति जो है इकोनॉमिक वेलबींग हो जाए, अच्छी हो जाए वो भी, है ना। अब उनको क्या था, अब अश्योर थे कि अगर वो सरकार से बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उनके लिए किया जा सकता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग टाइप का, है ना, सामूहिक कृषि। श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to 80 लैंडलेस फार्मर्स। अब रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 80, मेरे पास 80 एकड़ ज़मीन है, तो मैं 80 लैंडलेस फार्मर्स को, 80 लैंड जिनके 80 ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है, मैं अपनी जो लैंड है उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस वॉज नोन एज भूदान। तो ये भू यानी कि ज़मीन, लैंड, उसको डोनेट करना, दान देना, ठीक है ना, डोनेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड भूदान। लेटर ही इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडिया थ्रू आउट इंडिया। तो रामचंद्र रेड्डी ने बाद में इस आइडिया को पूरे इंडिया में क्या किया बच्चे, इंट्रोड्यूस किया, फैलाया। सो सम जमींदार ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट विलेज अमंग द लैंडलेसेस, दिस वाज कॉल्ड ग्रामदान। अब कुछ जमींदारों ने क्या ऑफर किया, डिस्ट्रीब्यूट विलेज अमंग द लैंडलेस। अब जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको गांव ही दान दे दी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में हजारों हजारों एकड़ के जमींदार थे, ताल्लुकदार, ठीक है, जिनको आप जानते होंगे, तो ब्रिटिश टाइम पे होते थे ना, तो वो, अब उन्होंने गांव ही दान दे दिए, किसको, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, तो उनको ग्राम दान कहा गया। भूदान, डोनेशन ऑफ लैंड, जमीन उनको देना जिनके पास जमीन नहीं है, और ग्राम दान उनको गांव दे दिए जिनके पास जमीन नहीं है, ये बात। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू पुअर फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। अब उन्होंने, कुछ ने तो इसलिए भी, लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जमींदारा जो ख़त्म करने वाली बात थी, सरकार ने रिफॉर्म से पहले अबोलिशन ऑफ जमींदारी किया इंडिया में। तो जो कुछ लोगों ने तो इसलिए भी अपनी ज़मीनें डोनेट कर दी कि उनको, पुअर फार्मर्स को, उनको ये था कि लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू उनकी ज़मीनें जो हैं जब्त ना कर ली जाएँ, ठीक है ना। दिस भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज नोन ऑल्सो ब्लडलेस रिवोल्यूशन। मतलब एक ऐसी क्रांति कर दी विनोबा भावे ने कि उसमें खून भी नहीं बहा और काम भी उनका हो गया, चेंज भी हो गया। क्लियर आपको, भूदान ग्रामदान ये था भाई, किसने स्टार्ट किया, विनोबा भावे। आंध्र प्रदेश में किसका नाम आता है, श्री रामचंद्र रेड्डी का, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों ने इसलिए कर दी ताकि उनको ये था कि उनकी जमीनें लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से क्या है, जब्त ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। अब इंडिया, ये इस डेटा रहेगा आपके सामने, देखो कितना इकोनॉमी का जो है उसमें आउटपुट जो है या एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। भाई देश में जो पैसा है, देश की जो इकोनॉमी चल रही है ना, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे आईटी सेक्टर का रोल होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज का रोल है, एफडीआई का रोल है, तो कहीं ना कहीं उसमें जीडीपी में एग्रीकल्चर का भी रोल है ना। देश की आर्थिक हालत को बढ़ाने में एग्रीकल्चर भी तो हेल्प करता है। देखो सबसे पहले agriculture has been a backbone of Indian economy throughout its share in the gross domestic product GDP। इसमें क्या करता है, अपना शेयर ये भी देता है, अपना हिस्सा डालता है। हैज़ रजिस्टर्ड
a decline trend from 1951 onwards, right? In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो है जीडीपी में अपना शेयर तो डर रहा है, लेकिन एक डिक्लाइन फॉर्म में, क्योंकि देखो जीडीपी इस एग्रीकल्चर से, आप एक बात मानिए, अगर 10 किसान हैं जिनके पास सिर्फ एक एक एकड़ ज़मीन है, तो टोटल उनका कितना एनुअल प्रोडक्शन हो जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000, 15 to 10 इज इक्वल टू 5 लाख। लेकिन आपको पता है आईटी में जो जॉब करते हैं इंसान, तो उसकी मंथली पैकेज या एनुअल पैकेज हम देखते हैं 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे पैकेज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जीडीपी में अब परसेंटेज जो है, लेबर तो कितनी काम कर रही है, 52 के अराउंड लेबर काम कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, मेल कितना आ रहा है उसका, 13%, ठीक है, जीडीपी को। लेकिन अगर हम बात करें आईटी में, ठीक है ना, तो जो आईटी है, आईटी में सिर्फ 2% क्या है, इंडियन काम करते हैं, और ये रिवेन्यू कितना देता है भाई, 50% प्लस। ये देख लीजिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, चलो। कहते हैं डिक्लाइनिंग, सॉरी, एक सेकेंड, डिक्लाइनिंग द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब देखो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, चिंता का विषय, सोचने वाली बात है। एंड डिक्लाइन एंड स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ इन द अदर स्फीयर ऑफ इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। अब इससे होगा क्या, सोसाइटी में और भी जगह पे प्रॉब्लम्स जनता को देखने को मिलने वाली हैं। देखो बात को समझो, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अ अदर स्फेयर ऑफ इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। देखो सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होता है तो इसकी जो हालात है उसमें डिक्लाइन होता है, तो इससे इकोनॉमी के जो दूसरे पहलू है उस पर भी असर पड़ता है, और बहुत बुरा वाला असर पड़ता है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मेशन आपको दिखेगी, एस्टेब्लिशमेंट। अभी यहाँ पे एक चीज़ करी गई है, वो क्या है देखो, देखिए ये क्या कह रहा है भाई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR, Indian Council of Agriculture Research, agriculture universities, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development research and development in field of the meteorology and weather forecast etc. were given priority to improving Indian agriculture। तो ये भी कुछ और चीज़ें हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनने वाला है ये चीज़ें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सरकार ने बनाई है। वेटरनरी सर्विसेज, वेटरनरी सर्विसेज जो पशु होते हैं, ठीक है, उनके लिए सेवाएं मिलती है। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, ठीक है ना, तो ये कि बेहतर किस्म की जो रेस होती है ना एनिमल्स की, जो अच्छी नस्ल वाले पशु हैं, वो कैसे कैसे तैयार किए जाएं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है। किसके लिए? किसानों के लिए। चलिए, दो जीडीपी रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। सो अब देखो, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, जीडीपी, इसका सब का रिजल्ट क्या हुआ, जीडीपी रेट बढ़ा है एग्रीकल्चर। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि ये क्या कर दे, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे या उसकी अवसर दे दे जनता को। तो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज डिसलरेटिंग। तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर की जो वृद्धि है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका जो विकास है वो क्या होता चला जा रहा है, डिसलरेटिंग चल रहा है, यानी कि धीमा पड़ता चला जा रहा है, रफ्तार उसकी कम हो रही है।
Indian farmers are facing a big challenge from international competitions, and our government is going ahead with रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये भी है भाई, क्यों धीरे धीरे अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतना पीछे क्यों जा रही है, ठीक है ना। तो अपना जो है एरिया उसको क्यों खोती चली जा रही है। देखो शर्म वाली बात है भाई, ये जो चीज़ें हैं, किसान ये हल के साथ जो आपको कार्टून दिख रहा है सुसाइड कर रहा है, किस वजह से, क्यों, इसके पास पैसा नहीं है, ये किस में है, डेप्थ में, कर्जे में चला के जा रहा है। ठीक है, अब बात को समझें। अब ये कहना क्या जा रहा है आपको, ये सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो इतना पीछे क्यों चली जा रही है, इतना बैकवर्ड में क्यों जा रही है, क्या उसके डिसैलरेटिंग होने के कौन कौन से कारण है, ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, देखो वन बाय वन। ठीक है, इंडियन फार्मर फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल चैलेंज कंपटीशन का, खाने की जो वैरायटीज़ हैं उसमें, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, और उनके साथ ही जा रही है इंटरनेशनल कंपटीशंस के, और रिडक्शन कर रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर रिडक्शन हो रहा है कहाँ पे, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में। इम्पोर्ट मतलब जो बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आ रहे हैं ना, उसमें रिडक्शन हो रहा है। हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। अब देखो इसको, बात को समझो। हमारे यहाँ पे वीट जो है आम जनता को मान के चलते हैं कि 25 रुपये क्विंटल मिलता है, यानी कि 1 किलो कितने का मिला, 25 रुपीज़ का, और प्रोसेस्ड होके वो कम से कम 30 रुपीज़ का हम मान लिया है कितना, वो आप देख लीजिएगा। तो वही चीज़ अब इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गवर्नमेंट ने, तो अमेरिका का अनाज अगर इंडिया आता है तो वही अनाज प्रोसेस्ड होके अगर 20 रुपीज़ का 1 kg मिल रहा है, तो इंडियन जो पीपल हैं वो कौन सा अनाज खाना चाहेंगे, कौन सा आटा खाना चाहेंगे भाई, जो व्हीट अमेरिका से आया कि इंडिया से। इंडिया का जो हमारे घर का जो खाना है वो उनको 30 रुपये किलो मिल रहा है, बाहर का खाना उनको 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो कौन सा खाना पसंद करेंगे बच्चे, बाहर वाला। तो इसलिए अपने वाला तो बिकेगा ही नहीं, उन्हीं का बिकेगा। तो गवर्नमेंट ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, तो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इससे नुकसान हुआ है। और देखिएगा, फार्मर are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture। फार्मर्स क्या विदड्रॉ कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर में, कारण क्या है कि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में गिरावट आती जा रही है। अब बहुत सारे जो फार्मर हैं, चाहे उनको अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चे विदेशों में भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके खुश नहीं है, और खुश होने की वजह भी उनकी जायज़ है कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उतना आउटपुट उनको नहीं मिल रहा है। अगर कोई कर भी रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वाई इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज डिसैलरेटिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी क्या है बच्चे, फूड सिक्योरिटी है जब लोगों को ये चिंता लगने लगे कि हम शाम को खाएंगे क्या, सीधी सी बात है ना। तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, देखो इसको, एक सेकेंड। इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड to all sections of society, our government carefully design a national food security system। कि इंश्योर करने के लिए कि हर एक इंसान को, समाज के हर एक सेक्शन को, हर एक तबके को खाना मिले भरपेट, ये सिक्योर करने के लिए जो सरकार ने सिस्टम बनाया है उसको कहा गया है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये तो बात हुई एक बेसिक बात। अब देखो, इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट। अब कौन कौन से कंपोनेंट ये कंसिस्ट कर रहा है, देखो। पहला क्या है बच्चे, बफर स्टॉक। दूसरा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक, बड़े इसको स्टॉक करना, और क्या होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पीडीएस क्या होता है भाई, प्रोग्राम है विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स। क्या करता है भाई, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है पीडीएस, एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडीज प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपके पास एक राशन कार्ड का फोटो होता है, और उसको दिखा के आप डिपो होल्डर से राशन लेते हैं, दैट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का बच्चे,
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंश्योर फूड ग्रेन्स टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस। एक दूसरी बात और क्या है इसका मोटिव क्या है बच्चे, द क्या है आपका पॉलिसी फोकस्ड ऑन growth in agriculture production and on fixing and support price for procurement of wheat rice to maintain the stock. Next, Food Corporation of India FCI procures the food stock, food grains and whereas distribution is ensured by PDS। तो बेसिक बात यह है कि फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट है बच्चे, फूड स्टॉक, बफर स्टॉक। एक तो सरकार बड़े बड़े गोदामों में इसको स्टॉक करके रखती है बड़े लेवल पे, ताकि जब इमरजेंसी पे सरकार को पब्लिक को दिया जा सके। और दूसरा भाई सोसाइटी के हर तबके तक ये इंश्योर करने के लिए उनको खाना भरपेट मिले, सरकार ने पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है ना, जो आप राशन कार्ड के थ्रू भी आपको मिलता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, अर्बन और रूरल एरिया में बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे वो चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब देखो आगे, इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका भाई चैप्टर का, जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो क्या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कैसा फॉर्म होता है जिसमें हम पूरी दुनिया को एक सिंगल यूनिट के तौर पे कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली देख रहे हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका, 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं भाई हम लोग, सॉरी 19th century, when European traders came to India, Indian spice were exported to different countries on the world and farmers were encouraged to grow these crops. Even today, it is one of important crops export item from India. एक बात। दूसरी बात कहता है बच्चे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश इवेंचुअली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। The Champaran movement started 1970 in Bihar because the farmers of the region were forced to grow indigo for British textile industries. Next, तीसरी बात, under globalization, particularly after 1919, Indian farmers have been exposed to new challenges. Despite India being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, juice, spice, our agricultural products are not able to compete with the developed countries due to their highly subsidized agriculture in those countries। अब देखो ये क्या हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, बात को समझिए। सबसे पहला इसने ये जो बताया आपको, ये इसने ये बताया कि इंडिया में यूरोपियंस आए या उससे पहले भी हम क्या करते थे, यहाँ से मसाले पैदा करके बाहर भेजते थे। तब हम बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम एक कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे चीज़ों का। दूसरी बात, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन को और इंडिगो को, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, वो कम पैसों में। तो हमारा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तीसरी बात कहता है बच्चे, अब 19 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन 91 में आया था इंडिया में, तो यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिली है हमारे को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट उतनी सब्सिडी नहीं देती जितनी डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को देती है। ठीक है जी। तो वहाँ के लोगों को डेवलप्ड कंट्री की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी सब्सिडी देती है, तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे उनकी फसलें कम रेट में भी जा रही हैं, उनको सब्सिडी मिलती है तो वहाँ से उनका पूरा हो जाता है। अब वो बाहर की कंट्री में जब अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं तो वो हमारी कंट्री के प्राइस से कम पैसों में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों? फिर उनका प्रोडक्ट्स जो है अच्छे से सेल नहीं हो पाते। ये चीज़ है। आगे देखो, टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, तो हम क्या किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर जो सक्सेसफुल हो और प्रॉफिटेबल हो। सबसे पहली बात क्या करेंगे भाई हम,
proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmer। जो छोटे मार्जिनल होते हैं, सीमांत किसान या छोटे जो किसान होते हैं टेनेंट्स, उनको हमें उनकी जो ज़रूरत है वो एकदम शांत हो करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, तब ये सक्सेसफुल भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी बनेगा। फिर कहता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, प्रोमिस्ड मच, उसने प्रोमिस तो बहुत किया, बट इट इज बीइंग एलिग्ड दैट इट हैज कोज्ड लैंड डिग्रेडेशन। इसकी वजह से क्या हो, लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको क्या चाहिए होता है, पेस्टिसाइड और केमिकल्स और इरिगेशन। द की वर्ड टुडे इज जेन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैविक इंजीनियरिंग की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट, एक तो इस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। और क्या किया जा सकता है, इन फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच अवोग टुडे because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizer, pesticides, hence it does not affect environment in a negative manner। ये भी एक बात सही है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि उसमें कि ना तो हमें कोई केमिकल खरीदना है, ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कोई पेस्टिसाइड, ठीक है, और ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान देती है नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक बड़ा हमारे पास ऑप्शन हो सकता है या है भी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर स्टार्ट करें तो हम बड़े लेवल पे कम खर्चे में अच्छी खेती कर सकते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और एग्रीकल्चर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल जो है ऑक्यूपेशन बन सकता है। और क्या किया जा सकता है इसके लिए, देखो जी, और क्या किया जा सकता है, ये करेंगे हम। इंडियन फार्मर हैव अ ब्रेक फेलियर फ्यूचर if they continue growing crop grain on the holding that grows smaller and smaller as well population rises। Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereal to high value crops। This will increase income and reduce environmental degradation। देखो ये क्या कर देगा, स्टिमुलेंट्सली ये क्या करेगा, देखो इंडियन फार्मर को क्या है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर वो क्या स्टार्ट कर दें बच्चे, फूड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन होल्डिंग। अब जो उनके पास ज़मीन है उस पर तो फूड ग्रेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस, ठीक है ना, उतना जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से तो फूड ग्रेन चल रहा है उनका। लेकिन इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम क्रियल टू हाई वैल्यू। अब वो जिनकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है ना, वो क्रियल नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले अब पुराने डर्रे पे जो चीज़ें कर रहे हो, जैसे फूड ग्रेन लगा रहे हो, गेहूँ, पैडी, राइस, वीट राइस, शुगर केन, वीट राइस, शुगर केन, वीट राइस, पोटैटो, इसके अलावा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है उनको अगर आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट के ऊपर डिग्रेडेशन भी कम होगा। सो लास्ट पॉइंट हमारा ये है बच्चे कि इंडिया इज अ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इंडिया में एक अलग अलग डाइवर्स क्लाइमेट है जिसके थ्रू क्या होता है, हम हाई वैल्यू की जो क्रॉप्स होती है वे क्रॉप्स जिनके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है, तो वो भी हम इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट हमेशा चेंज होती रहती है इंडिया की। तो जिस क्लाइमेट में जो चीज़ें बन सकती हैं हमें उस क्लाइमेट में वही हाई वैल्यू रेंज की क्वालिटी वाले क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। चलिए लास्ट कहता है भाई, डिड यू नो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विल अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज मोर क्विकली। कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होता है ये क्लाइमेटिक चेंज को जल्दी से अडोप्ट कर लेता है और इसको मैच्योर होने में या राइपनिंग में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पकने में नहीं होती है। चलिए फिर से ख़त्म करते हैं आपकी आज की क्लास। आई वुड रैदर बी ऑन माई फार्म देन बी एम्पर ऑफ द वर्ल्ड। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था भाई। अब जॉर्ज वॉशिंगटन ने बिल्कुल सही कहा कि वो खेत में रहना पसंद करेंगे, ना कि इस दुनिया के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।